स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हमने किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होने वाला है वो है वैक्यूमाइजेशन को लेके। तो हम एक ऐसे एयर कंडीशनर को वैक्यूमाइज करने जा रहे हैं जिसमें कि आउटडोर में पहले से ऑलरेडी रेफ्रिजरेंट चार्ज है, और ये जो एयर कंडीशनर है ये स्प्लिट टाइप है और इसको बोलते हैं वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी। तो इसकी पाइपिंग और इसके इंडोर यूनिट को हमने नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट किया और अब हम इसको वैक्यूमाइज करने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल करने से पहले मैं वैक्यूमाइजेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वैक्यूमाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। देखो, वैक्यूमाइजेशन क्या है। वैक्यूमाइजेशन इज, आप ये समझ सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल को इंटरनली डिहाइड्रेट करने का एक प्रोसेस है, यानी कि उसको अंदर से सुखाने का एक प्रक्रिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्यों सुखाना, क्या वो अंदर से गीला है? तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर कहीं पे भी रहेगी तो वहां पे हर एक चीज में वो प्रेजेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक वाटर बॉटल होता है और उसमें आधा वाटर है, तो आधा बाकी उसमें क्या होगा, तो आधा उसमें एयर होगी। वो कौन सी एयर है? वो ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ये वायुमंडलीय हवा है जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं। तो अगर वो हवा कहीं पे प्रेजेंट है तो उस हवा में जो इनविजिबल वाटर कंटेंट होता है, यानी कि ना दिखाई देने वाला पानी का कण, जिसे कि हम कहते हैं नमी, तो वो भी उस हवा में मौजूद होती है। तो उस नमी को हमने इस रेफ्रिजरेशन साइकिल से बाहर निकालना है, क्योंकि इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर भी वो हवा है, तब हवा में मौजूद नमी भी वहां होगी। अगर उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो उसके जो दुष्प्रभाव होंगे वो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे पड़ेंगे। तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे पड़ते हैं। तो यदि हम वैक्यूमाइज नहीं करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को और उसमें रेफ्रिजरेंट टॉप अप कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, या आउटडोर में जो रेफ्रिजरेंट पहले से चार्ज है उसको हम साइकिल में छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में वो नमी जो है वो रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्सअप हो जाती है, यानी कि वो वाटर पार्टिकल, पानी का कण रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्सअप हो जाता है। और जब हम इस मशीन को चलाते हैं तो उसके बाद में उसके इफेक्ट होते हैं। जो अगर हमारा, जैसे अभी ये रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर है तो इसमें आप स्प्लिट एसी देख रहे हैं, तो स्प्लिट एसी क्या है? डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर है, ठीक है। और इसमें जो कंप्रेसर यूज हो रहा है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वो सील्ड कंप्रेसर यूज हो रहा है। इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर के हर एक भाग से होते हुए, उसका मैकेनिकल पार्ट्स यानी कि कंप्रेसर हो गया, उसकी मोटर हो गई, उससे होते हुए पूरी साइकिल में सर्कुलेट होता है। तो आपको पता है कंप्रेसर के अंदर अगर मोटर लगी है उसमें मॉइस्चर चला जाए तो क्या होगा? नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर है और उसके ऊपर पानी चला जाए तो क्या होगा? वो शॉर्ट हो जाएगी, वो जल जाएगी। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन हो सकती है। सेकंड, किसी भी मैकेनिकल पार्ट पे अगर मॉइस्चर कंटेंट या एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंट उसमें लगता है तो क्या होगा? उसके पार्ट्स रस्टेड हो जाएंगे, यानी उनमें जंग लगेगा। तीसरी चीज, जब हमारे एक्सपेंशन डिवाइस इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट को एक्सपैंड करती है, रेफ्रिजरेंट को एक्सपैंड करने का मतलब होता है बेसिकली, एक्सपेंशन डिवाइस एक डिवाइस है, इसका मेन प्राइमरी पार्ट है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, और उसमें एक्सपेंशन डिवाइस का वर्क होता है रेफ्रिजरेंट को चिल्ड करना। तो वो चिल्ड करती कैसे, ये आगे एक टॉपिक रहेगा हमारा, इस पे आप डेफिनेटली उसको देखना जरूर, धनुष इंजीनियरिंग सर्विसेज के इस यूट्यूब पेज पे। तो उस टॉपिक में हम बताएंगे कि प्राइमरी पार्ट्स का क्या काम होता है, और उसमें आपको बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में। तो मैं अभी शॉर्ट में समझाता हूँ। एक्सपेंशन डिवाइस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को सडन एक्सपेंशन मेथड से एक्सपैंड करती है इवापोरेटर की तरफ को। तो जब वो एक्सपैंड करती है तो उस टाइम पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे भी हो सकता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है। अब अगर यदि रेफ्रिजरेंट में कोई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वाटर का कंटेंट होगा, वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर रेफ्रिजरेंट का जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें मौजूद जो मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वाटर पार्टिकल है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या उससे नीचे हो जाएगा, और उस कंडीशन में वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस सॉलिड होती है, वो इजीली लिक्विड के साथ सर्कुलेट नहीं हो सकती, बल्कि होएगी ही नहीं, और उस कंडीशन में हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वैक्यूमाइजेशन में उस मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक और इफेक्ट है जो नमी का हमारे इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे पड़ता है,
और वो ये है कि हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में मैक्सिमम हमारा कॉपर ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। कॉपर ट्यूब्स पे एसिडिक इफेक्ट पड़ता है नमी का। एसिडिक इफेक्ट मतलब तेजाबी प्रभाव, जिससे कि वो ट्यूब जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि वैक्यूमाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों उसको किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट रहता है कि वैक्यूम कब तक करें, कितना वैक्यूमाइजेशन करना है। तो वैक्यूमाइजेशन की जो लिमिट होती है वो हर तरह के वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हमारे सारे एयर कंडीशनर्स में यूज होती है। तो इन एयर कंडीशनर्स में जो वैक्यूमाइजेशन की लिमिट होती है वो होती है -29.92 इंच Hg। इंच Hg मर्क्यूरी, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी ऑफ कॉलम, यानी कि जहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर किसी सिस्टम का प्रेशर चेक करने का जो हमारा एक स्केल होता है वो है इंच Hg स्केल या सेंटीमीटर Hg स्केल, या फिर उसको माइक्रोन में मेजर किया जाता है। तो वैक्यूमाइजेशन में हमको 29.92 इंच Hg तक हमारे इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को वैक्यूम करना होता है, या -76 सेंटीमीटर Hg तक वैक्यूम करना होता है, या 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों -29.92 इंच Hg तक ही इसको वैक्यूम करना है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका जो प्रेशर होता है इनसाइड द मशीन वो भी 14.7 psi ही होगा, क्योंकि हमारा मशीन अंदर से पूरा जो पाइपलाइन को या जिस रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम वैक्यूमाइज करना चाहते हैं उसमें केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो होता है 14.7 psi, और अप्रोक्सीमेटली 1 psi इज इक्वल टू -2 इंच Hg होता है। 1 psi इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली -2 इंच Hg होता है। इसलिए हमको वैक्यूमाइजेशन के समय -29.92 इंच Hg तक हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल को वैक्यूमाइज करना होता है। तो ये इसकी लिमिट है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वैक्यूमाइजेशन। तो इसको गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी वैक्यूमाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से हमने ये किया है। फर्स्ट कुछ चीजें हैं जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह की सेफ्टी गाइडलाइंस है जब हमने वैक्यूमाइजेशन करना है। सेफ्टी गाइडलाइंस का फर्स्ट मैं आपको बताऊं मीनिंग क्या होता है। सेफ्टी गाइडलाइन का मतलब केवल यह नहीं है कि आपने अपने को कैसे सेफ रखना है। सेफ्टी गाइडलाइंस का मीन्स है आपने खुद को कैसे सेफ रखना है, जब आप काम करते हैं तो आपने आसपास के लोगों को कैसे सेफ रखना है, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसको कैसे सेफ रखना है, हमारे इस इन्वायरमेंट को हमने कैसे काम करते हुए सेफ रखना है, और जिन टूल्स और इक्विपमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं हमें उन्हें कैसे सेफ रखना है। तो सेफ्टी गाइडलाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, वैक्यूमाइजेशन के समय किसी भी टाइप की रेफ्रिजरेशन साइकिल पे अगर काम कर रहे हैं तो वैक्यूमाइजेशन के समय पावर ऑफ होनी चाहिए मशीन की, यानी कि कोई गलती से उसकी पावर ऑफ ना करे जबकि मशीन वैक्यूम कंडीशन में हो। वैक्यूम कंडीशन के समय पावर जब आप ऑफ करेंगे वैक्यूमाइजेशन से पहले तो वहां पे भी आपको वो सेफ्टी टैग लगाना है। सेफ्टी टैग लगाने के साथ डू नॉट ऑपरेट विदाउट परमिशन, और उस पे टेक्नीशियन का कांटेक्ट नंबर अवश्य होना चाहिए। सेकेंडली, दूसरी चीज, वैक्यूमाइजेशन जिस पंप के लिए हम जिस वैक्यूम पंप को यूज कर रहे हैं, देखिए ये है वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप को हम वैक्यूमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां से ये एटमॉस्फेरिक एयर जो इस पाइपलाइन के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, उस एटमॉस्फेरिक एयर को यहां से सक करेगा और यहां से बाहर फेंकेगा। तो ये जो वैक्यूम पंप होता है ये बेसिकली सिंगल स्टेज या डबल स्टेज कंप्रेशर ही होता है। तो इस वैक्यूम पंप को जब आपने उपयोग करना है तो उपयोग करने से पहले इधर इसमें ऑयल लेवल की अच्छी तरह से जांच कर लेनी है। तो इसमें ये ऑयल लेवल इतना होना चाहिए, ठीक है ना, इसका जो लेवल दे रखा है इतना इसमें ऑयल होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे इतना ऑयल इसमें होना चाहिए। दूसरा, कभी ये ऑयल अगर खराब होता है तो यहाँ से इसको ड्रेन करके आपको चेंज करना होता है, और ये जो ऑयल इसमें डलता है ये केवल वैक्यूम ऑयल बोल के ही मार्केट में मिलता है, यानी कि कोई और ऑयल इसमें यूज नहीं करना है। सेकंड, जिस सतह पर आप इस वैक्यूम पंप को रखोगे वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, यानी कि ये वैक्यूम पंप इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए। वैक्यूम पंप बिल्कुल फ्लैट सतह पे होना चाहिए।
दूसरा, इसके पीछे एक कूलिंग फैन होता है, वो फैन आपने चेक करना है कहीं बॉक्स से अटक ना रहा हो, यानी कि पंप को उपयोग करने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि वैक्यूमाइजेशन के लिए लो प्रेशर गेज का यूज करना है। ये एक मैनिफोल्ड गेज है जिसमें दो प्रेशर गेज हैं, एक हाई प्रेशर गेज, एक लो प्रेशर गेज। इस लो प्रेशर गेज को कंपाउंड गेज भी बोलते हैं। दो साइड वॉल्स हैं, एक हाई प्रेशर गेज की तरफ और एक लो प्रेशर गेज की तरफ, और साथ में तीन इसमें चार्ज हॉर्स पाइप्स कनेक्ट हैं। इसको हम बोलते हैं पूरे सेट को मैनिफोल्ड गेज। साइड में एक साइड ग्लास भी दिया हुआ है फ्रंट में। तो मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ये जो हाई प्रेशर गेज होती है, आप देखेंगे इसमें प्रेशर की लिमिट, या रेड वाली बेल्ट को अगर आप देखेंगे तो 0 से 500 psig तक इसका लिमिट है हाई प्रेशर गेज का, यानी कि ये गेज 0 से प्रेशर इसमें स्टार्ट होता है और 500 psig तक हम चेक कर सकते हैं। दूसरी गेज को आप देखेंगे लो प्रेशर गेज को, तो इसमें जो ब्लू वाली जो बेल्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो 0 से 250 psig तक इसका लिमिटेशन है, और 0 से नीचे माइनस में भी इसका रीडिंग दिया हुआ है, जो कि ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। वो है 0 से -30 इंच HG है और 0 से -76 सेंटीमीटर HG तक भी है। तो फ्रेंड्स, ये इसको हम लो प्रेशर गेज क्यों बोल रहे हैं और उसको हाई प्रेशर गेज क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक प्रेशर गेज के अंदर में जो 0 की एडजस्टमेंट होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi के बराबर होती है। इस गेज में जो 0 दिखा रहा है, इसका मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi के बराबर उस 0 की एडजस्टमेंट हो रखी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक अगर कोई प्रेशर है तो उस प्रेशर को बोलते हैं हाई प्रेशर, और यदि कोई गेज उस प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाई गई है तो उसको बोलेंगे हाई प्रेशर गेज। और यदि कोई गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को मेजर कर रही है तो उसको बोलेंगे लो प्रेशर गेज, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को बोलेंगे लो प्रेशर। तो फ्रेंड्स, ये गेज है लो प्रेशर गेज। इसको कंपाउंड गेज भी बोलते हैं क्योंकि ये लो प्रेशर के साथ हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकती है। तो अभी हम इसको इधर कनेक्ट किया है, और इधर ये सेम सक्शन लाइन से हमने इसको कनेक्ट किया, सक्शन लाइन सर्विस वॉल के पिन पॉइंट से कनेक्ट किया है। ये जो चार्जिंग हाउस पाइप है, इसके पिन वाले सिरे को ही हमने कनेक्ट किया है। ये कुछ इस तरह का होता है सिरा, जिसको हम कनेक्ट करते हैं, पिन वाले सिरे को इधर कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट कर रखा है, पिन वाला सिरा है। अब वहां पे वो पिन प्रेस हो गया है। एक और सेफ्टी गाइडलाइन आपने ध्यान रखनी है, जैसे हम नॉर्मली वैक्यूमाइजेशन नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग के बाद करते हैं, तो कभी भी वैक्यूमाइजेशन अगर आपने किसी साइकिल को करना है तो उसमें जो पहले से मौजूद है प्रेशर, चाहे वो कोई भी प्रेशर हो, नाइट्रोजन का प्रेशर हो या अन्य कोई और प्रेशर हो, उसको आपने रिलीज कर लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा उसको आप रिलीज कर लीजिए या रिकवर कर लीजिए। हमने भी इसको अभी नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट किया था, जो कि वो प्रेशर हमने रिलीज कर दिया है, और अब हम इसको करने जा रहे हैं वैक्यूमाइजेशन। वैक्यूमाइजेशन के लिए गेज मैनिफोल्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी एक लाइन टेस्टर की, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर सेट की, एक कॉम्बिनेशन प्लायर की, एक्सटेंशन बोर्ड की, वैक्यूम पंप की। तो एक्सटेंशन बोर्ड से हमारा वैक्यूम पंप कनेक्टेड है और गेज मैनिफोल्ड हमारा वैक्यूम पंप और इसके बीच कनेक्टेड है। अब हम इसमें से कौन सा वाल्व ओपन करना है, कौन सा क्लोज, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हाई प्रेशर गेज का इसमें कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो हम इसको रख देंगे क्लोज और इसको कर देंगे ओपन। तो ये हमारा ओपन रहेगा वाल्व। अभी होगा क्या, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर इधर से ये वैक्यूम पंप खींचेगा वो इधर से होते हुए इधर से यहाँ आएगा और इधर से वो एयर बाहर आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर, ओके, जो इस पाइपलाइन के अंदर है। तो हमारी यहाँ गेज पे जो रीडिंग होगी वो धीरे धीरे माइनस में जाएगी। तो अब हम इसको ऑन करते हैं, तो ये मैंने ऑन कर दिया। तो आप अब देखेंगे इसको पंप ऑन हो चुका है और जो यहाँ से जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें जो मॉइस्चर था वो बाहर आ रहा है। और यहाँ आप गेज पे ध्यान देंगे तो गेज पे जो प्रेशर है वो बिल्कुल माइनस में जो है वो जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली बहुत अच्छे वैक्यूमाइजेशन के लिए और अच्छा इफेक्टिव वैक्यूमाइजेशन करने के लिए
पंप और सर्विस पोर्ट यानी कि जहां से हम वैक्यूम कर रहे हैं उसके बीच की जो दूरी है वो कम से कम रखनी चाहिए। जितनी वह कम होगी उतना शीघ्र यानी कि जल्दी वह वैक्यूमाइजेशन हो पाएगा। तो अभी देखिए ये धीरे धीरे इस तरह से वैक्यूम हो रहा है और बहुत जल्दी ये 30 पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं है। नॉर्मली वैक्यूमाइजेशन में एक क्वेश्चन रहता है कि कितना टाइम लगता है। तो वैक्यूमाइजेशन का जो टाइमिंग होता है वो डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे। पहली चीज कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कितनी लंबी है, दूसरी चीज कि जो अंदर मॉइस्चर है वो कितना एंटर हुआ है, और तीसरी चीज कि आपके पास में वैक्यूम पंप की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वैक्यूमाइजेशन में टाइम लगता है। तो अभी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है बहुत छोटी है और ये एयर कंडीशनर भी 1 TR का है और बहुत छोटी जगह में हमने इसको प्रैक्टिकल के हिसाब से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ये कोई बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। वैक्यूम पंप की कैपेसिटी 1.8 CFM की है और आराम से 3 टन तक का यूनिट को ये वैक्यूमाइज कर सकता है। तो आप देखते जाइए उस बाद में ये जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जैसे ये वैक्यूमाइज हो जाएगा देन इसके बाद में एक एसी टेक्नीशियन को क्या करना होता है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा हमने इससे पहले अभी हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें हम आउटडोर में जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी चार्ज है उसको पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल में छोड़ने वाले हैं। और ये रेफ्रिजरेंट को साइकिल में छोड़ने से पहले हमने किया था वैक्यूमाइजेशन। तो वैक्यूम हमारा जो है वो होल्ड है और वैक्यूमाइजेशन हमारा -29.92 इंच एचजी तक हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल को किया है। और अब हम आपको बताएंगे कि यदि पहले से आउटडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट चार्ज हो तो वैक्यूमाइजेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो एक खास टूल की हमको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, और है वो टूल है एलन की सेट, जिसमें कि अलग अलग साइजेस का एलन कीज रखा हुआ है। एलन कीज का उपयोग हम करेंगे यहाँ इस सर्विस वॉल पे। तो देखिए फर्स्ट आप देखिए कि हमारा जो वैक्यूमाइजेशन हमने किया था तो -29.92 इंच एचजी तक जो है कि हमारा वैक्यूम हो चुका है और ये होल्ड है। अभी वैक्यूम पंप भी बंद है, ये वॉल हमारा क्लोज कर दिया हमने ताकि बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर वापस सिस्टम में ना घुसे। और अब हम सर्विस वाल्व को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान देनी है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 सर्विस वाल्व्स हैं। एक है लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व, ध्यान से देखेंगे, ये है एक लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व और ये है सक्शन लाइन सर्विस वाल्व। इसका आइडेंटिफिकेशन बड़ा इजी है। सक्शन लाइन हमेशा लिक्विड लाइन से मोटी होती है, तो इस पे जो वाल्व लगा है इसको बोलेंगे सक्शन लाइन सर्विस वाल्व और इसको बोलेंगे लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व। तो वैक्यूमाइजेशन के बाद सबसे पहले हम लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व को ओपन करेंगे। तो लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व को हमने ओपन कर दिया, ये देखिए। तो जैसे ही इसको ओपन किया आप देखिए नीचे प्रेशर गेज में देखिए ये प्रेशर जो माइनस में था अभी ये प्लस में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे इसको। ये देखिए ये सक्शन लाइन सर्विस वाल्व भी ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों सर्विस वाल्व ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर हमको दिखाता है गेज पे। यहाँ पे प्रेशर हमको गेज पे दिखाएगा। तो ये जब गेज पे हमको प्रेशर दिखाएगा ये इस रेफ्रिजरेंट का अभी स्टैंडिंग प्रेशर होगा। स्टैंडिंग प्रेशर क्योंकि हमारा मशीन अभी चल नहीं रहा है, रेफ्रिजरेशन साइकिल बंद है, सर्कुलेट उसमें रेफ्रिजरेशन का नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, इस मशीन को चलाएंगे। जब हम इस मशीन को चलाएंगे तो तब जो इसमें प्रेशर होगा उसको कहते हैं रनिंग प्रेशर। तो रनिंग प्रेशर, अब देखिए गेज सक्शन लाइन से कनेक्टेड है तो सक्शन लाइन का प्रेशर बताएगी। अगर लिक्विड लाइन से कनेक्टेड करेंगे तो लिक्विड लाइन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बताएगी। तो पहले मैं कुछ गाइडलाइंस आपको समझाना चाहता हूं कि यदि हम सर्विस वाल्व्स को ओपन कर लेते हैं वैक्यूमाइजेशन के बाद और रेफ्रिजरेंट को पूरी साइकिल में छोड़ दे हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट उसके बाद में हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे मशीन पूरी तरह से चलाए जाने लायक तैयार हो। इसका मतलब आउटडोर या इंडोर यूनिट या पाइपिंग से रिलेटेड या ड्रेनेज से रिलेटेड कोई भी वर्क इस मशीन में अब पेंडिंग नहीं होना चाहिए और फिर हम इस मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे उसके बाद में हम उसकी कूलिंग चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसमें प्रेशर सही है कि नहीं, उसमें कोई साउंड तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें उसके बाद चेक की जाएंगी। और यदि सब कुछ ओके होता है तो उसके बाद उसको हम क्लाइंट कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं।
और यहाँ पे एसी टेक्नीशियन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो उसको प्रैक्टिकल रूप में करना होता है। यहाँ से जो आगे वर्क स्टार्ट होता है वो फिर डॉक्यूमेंटेशनल वर्क होता है, यानी कि आपने जो काम किया है उसकी सब सर्विस रिपोर्ट प्रिपेयर करना, आपने काम में क्या क्या सामान यूज किया है उसका सर्विस रिपोर्ट में पूरा ब्यौरा देना, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो वर्क होगा वो फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी से अलग डॉक्यूमेंटेशनल वर्क होगा। इस तरह के तमाम प्रशिक्षण आपको धनुष इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रशिक्षण के दौरान दिए जाते हैं। एक टेक्नीशियन का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि एक एयर कंडीशनर को किसी एरिया में कितना कैपेसिटी का लगना है वो पता करने से लेके उसको लगाना, उसकी सर्विसिंग, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन, उसका हैंडओवर, ये तमाम प्रशिक्षण के हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण में आपको समझाए जाते हैं और इनकी जानकारी एक कुशल टेक्नीशियन को होना अनिवार्य भी होता है। तो थैंक यू, देखते रहिए धनुष के ये यूट्यूब वीडियोस जो आपको मिलेंगे धनुष के इस पेज पर। थैंक यू।